हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज का करंट अफेयर कुछ इस तरीके से है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं, कुछ टॉपिक मैंने कवर किया है। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इट से? इट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी, है ना। अभी डेमोक्रेसी की सबमिट हुई है, थर्ड सबमिट हुई है। कहाँ हुई है? 18 मार्च को हुई है। आपको ये बताना है ये थर्ड समिट कहाँ हुई है। ऑप्शंस हैं स्विट्जरलैंड, यूएसए, फ्रांस, साउथ कोरिया। तो इसकी थर्ड समिट हुई है आपकी साउथ कोरिया में, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन से पहले फिर एक क्वेश्चन और है, उसको कवर करके देन विल अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन पार्ट। थर्ड समिट डेमोक्रेसी की हुई कहाँ हुई? साउथ कोरिया में हुई। ये हमने देखा। अब एक थीम है, इस साल की थीम क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए, प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट दैट रिस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स। ऑप्शन बी, सस्टेनेबल ग्रोथ फॉर फ्यूचर जनरेशन। ऑप्शन सी, डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन। सो द करेक्ट आंसर इज सी। सी इज योर करेक्ट आंसर। इट टॉक्स अबाउट डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 18 से 20 मार्च तक ये आपकी थर्ड समिट रही रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियोल में, अंडर द थीम डेमोक्रेसी फॉर फ्यूचर जनरेशन, ठीक है। और ये इनिशिएटिव कब लॉन्च हुआ था? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यूपीएससी मोस्टली आस्क और मोस्टली प्रोवाइड दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, है ना, कि भाई ये लॉन्च हुआ था, इसने लॉन्च किया, फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ, इस ईयर में हुआ। सो दिस इज लॉन्च्ड बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन इन 2021, ठीक है। और ये इसीलिए अभी आपका ये सियोल साउथ कोरिया है, ठीक है, अभी हुआ है। लेकिन ये याद रखना है कि ये 2021 में लॉन्च हुआ। द इवेंट विच हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर प्रमोटिंग अमेरिकन एक्सेप्शनलिज्म and double standards was met with public protest in the host city. अब इस समिट के बारे में और क्या है? It held outside the USA for the first time. This is very important fact because this initiative launched by USA, right? ये USA में conduct हुए, but this is the first time when it conducted or commenced outside the United States, which aimed to champion and spread the idea of democracy globally. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इंडियन एथलीट हैज़ रिसेंटली ब्रोकन द 16-year-old नेशनल रिकॉर्ड इन 10,000 मीटर्स रेस इन कैलिफोर्निया? तो किस इंडियन एथलीट ने 10,000 मीटर की जो रेस है वो जीती है, एक रिकॉर्ड बनाया है? ऑप्शन ए, पारुल चौधरी, सुरेंद्र सिंह, गुलवीर सिंह, नन ऑफ दीज। सो द करेक्ट आंसर इज गुलवीर सिंह। बड़ा प्राउड फील होता है जब कोई भी इंडियन प्लेयर आगे निकलता है, अवार्ड मिलता है, तो बड़ा प्राउड मोमेंट होता है हम सब के लिए, है ना। तो गुलवीर सिंह जी जो हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है, ब्रोकन किया इन्होंने, इसको एक रिकॉर्ड बनाया है। तो इनके बारे में जो है ये सेकंड पोजीशन पे रहे मैंस 10,000 मीटर, कंप्लीटिंग द रेस इन एन इम्प्रेसिव टाइम ऑफ 27 मिनट्स एंड 41.81 सेकेंड्स। वाओ, 10,000 मीटर की रेस सिर्फ 27 मिनट्स और 41.81 सेकेंड्स में इन्होंने पूरी करी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, वेयर द फर्स्ट नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी डीबीटी स्पीडी सीड्स हैज़ बीन इनॉग्रेटेड रिसेंटली? कहाँ पे रिसेंटली ये इनॉग्रेट हुआ है? शिमला, मोहाली, चंडीगढ़, सहारनपुर। तो करेक्ट आंसर इसका है मोहाली। होता क्या है, जब भी कृषि से संबंधित कुछ चीज़ें आती है तो दिमाग में सहारनपुर आ जाता है। काफ़ी टाइम तक ऐसा लगता है कि सहारनपुर आंसर होगा, बट नहीं, इसका आंसर आपका मोहाली है। थोड़ा इसके बारे में जानें। जितेंद्र सिंह इनॉग्रेट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी डीबीटी स्पीडी सीड्स एट नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, मोहाली. This initiative is in line with the Prime Minister Narendra Modi's priority of doubling the farmers' income, ensuring their economic empowerment and promoting agriculture startups. ठीक है,
क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है सीड। तो ये सीड जो है तो उसको प्रमोट करने के लिए एक फैसिलिटी है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फार्मर्स विल नाउ हैव द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव देयर क्रॉप क्वालिटेटिवली एज वेल एज क्वांटिटेटिवली। इंडियाज़ की जो बायो इकोनॉमी है अगर हम बात करें तो इट हैज़ ग्रोन अप 13 folds in last 10 years from $10 billion in 2014 to over $130 billion in 2024। बहुत ही एक अच्छी अचीवमेंट है। बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री विल ड्राइव इंडियाज़ फ्यूचर बायो इकोनॉमी एंड प्रमोट ग्रीन ग्रोथ। ठीक है, ये बायो फाउंड्री जो है ये इम्पॉर्टेंट है, इसको एक बार देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एमंग द फॉलोइंग कंट्रीज ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंड सारी? ब्राज़ील, चाइना, इंडिया, कोलंबिया। तो सही आंसर है आपका इंडिया, है ना। अगर हम बात करें शुगर के प्रोडक्शन में, उसमें हमारा इंडिया सेकंड है, लेकिन अगर हम बात करें गुड़ और खंड सारी में, उसमें हमारा भारत फर्स्ट है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ पे सेकंड है वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर में, बट ऑक्यूपाइज द फर्स्ट प्लेस एज आई टोल्ड यू। गुड़ और खंड सारी में प्रोडक्शन में हम फर्स्ट प्लेस में हैं। रॉ मटेरियल यूज्ड इन दिस इंडस्ट्री इज बल्की एंड इन हॉलेज इट्स सोर्स सुक्रोज कंटेंट रिड्यूसेस। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया देयर आर 460 शुगर मिल्स विच स्प्रेड ओवर द वेरियस स्टेट्स सच एज उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड सो ऑन। 60% meals are in उत्तर प्रदेश। दिस फैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश एंड बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में गुड़ और खंडसारी की 60% ही, मतलब इसका 60% लगा लो कि यहाँ पे है। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, अभी एक आर्टिकल था न्यूज़ में, है ना, ये किससे संबंधित है? मदरसा एजुकेशन एक्ट। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट ने ये घोषित किया या ये कहा कि ये जो एक्ट है मदरसा एक्ट, जो मुस्लिम के लिए एक स्पेशल एक्ट है एजुकेशन का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्यों ऐसा कहा? उनका मानना है कि भाई हमारा भारत बात करता है इक्वालिटी की, धर्म के ऊपर, और जो एजुकेशन है, एजुकेशन प्रोवाइड करना किसका एक अधिकार या फिर किसकी एक जिम्मेदारी है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो स्टेट गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो सभी को समान रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, तो आपका आर्टिकल जो है 14, 15, 21A यहाँ पे जिक्र भी है। अगर हम बात करें कि कोर्ट हैज़ मेंटेन कि स्टेट के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अलग से कोई बोर्ड क्रिएट करे फॉर रिलीजियस एजुकेशन और टू इस्टेब्लिश अ बोर्ड फॉर स्कूल एजुकेशन ओनली फॉर अ पर्टिकुलर रिलीजन एंड फिलॉसफी एसोसिएटेड विद इट। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट कहता है कि ऐसा कोई भी पावर नहीं है स्टेट गवर्नमेंट के पास जो एक अलग से स्कूल, एक अलग से बोर्ड का स्थापना किया जाए। ठीक है, तो उनका ये भी मानना था इस बोर्ड का, ऑन द ग्राउंड डेट द सेम वायलेटेड, ये एक वायलेशन है प्रिंसिपल ऑफ सेकुलरिज्म एंड आर्टिकल 14, 15 एंड 21A। ठीक है, तो ये तीनों आर्टिकल क्या है? फंडामेंटल राइट्स हैं, इसको भी हम देखेंगे। तो इनका कहना था कि भाई सेकुलर इन नेचर में, मोर पर्टिकुलरली फॉर माइनर्स चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 18। ठीक है, तो ये आपका इसमें 15 एक एज है। इस एक्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अभी यहाँ तक ये समझना है कि ये किस तरीके से 14, 15, 21A का उल्लंघन कर रहा है। स्टेट गवर्नमेंट, आपको ये याद रखना है कि एजुकेशन जो है वो, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट की बात करें तो एजुकेशन कौन सा सब्जेक्ट है? एक स्टेट सब्जेक्ट है। ठीक है, यूनियन सब्जेक्ट नहीं है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन
ऑन ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ये आपका 15 आर्टिकल और 14 आर्टिकल है। आर्टिकल 21 क्या कहता है? इट डिक्लेयर्स दिस स्टेट शेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स इन सच अ मैनर एज द स्टेट में डिटरमाइन। ठीक है, तो ये आपका ये आपके क्या हैं? ये आपके फंडामेंटल राइट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। एक और आर्टिकल था आपका रियल जीडीपी ग्रोथ। जब इस तरीके की ग्रोथ की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, तो थोड़ा सा एक क्रक्स आपके दिमाग में रहना चाहिए। अच्छा, जीडीपी जो होती है एक आपकी रियल होती है और एक आपकी नॉमिनल होती है। नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइस पे होती है और इसका एक बेस ईयर होता है। ठीक है, और इसके अंदर इन्फ्लेशन इंक्लूड होता है। आप देखोगे हमेशा जो नॉमिनल जीडीपी होती है वो हमेशा आपको अप दिखती है, और रियल जीडीपी, रियल देखने का मतलब कैसे है? देखिए, टेक्निकली जीडीपी तब अप होगी जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, सेम क्वांटिटी सेम क्वालिटी सेम क्वालिटी अगर सोचिए कि उसका प्राइस रखा, मान लीजिए 1 kg ऑफ राइस। ठीक है, 2014 की बात करते हैं और 2024 की बात करते हैं। 2014 में इसका प्राइस था राइस का 80 रुपये। ठीक है, 2024 में इसका प्राइस हुआ 180। ठीक है, क्वांटिटी सेम है, 1 kg है, क्वालिटी भी सेम है, तो वाई द प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड सो मच? 100 रुपये से बढ़ोतरी हुई, तो आपका नॉमिनल जीडीपी हुआ 180। रियल जीडीपी ये नहीं है। रियल जीडीपी कैसे होगा? जब आपका प्राइस के साथ साथ क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज है, दैट इज़ रियल जीडीपी। ठीक है, कि आपका क्वांटिटी इंक्रीज हुई, आपका 2 किलो चावल अगर आपका 180 में है तो आप ये सोचेंगे कि आपकी क्वांटिटी इंक्रीज हुई है, ये आपका रियल जीडीपी है। क्योंकि प्रोडक्शन लीड्स टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इट लीड्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, इट लीड्स टू इन्वेस्टमेंट इंक्रीमेंट, it leads to infrastructure development, it leads to the tax revenue, everything includes, so that indicates कि भाई ओवरऑल हमारे देश की तरक्की हो रही है। ठीक है, तब आपकी जीडीपी ग्रोथ है। इसलिए जब भी वर्ड आता है रियल या फिर नॉमिनल, इसको थोड़ा सा आपको नज़र में रखना है। अब क्या है, ये जो Q4 है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें न्यूज़पेपर में हमें पता नहीं होती है। 3-3 महीने का आपका एक क्वार्टर होता है। ठीक है, 12 महीने हैं तो आपके 4 क्वार्टर्स हुए, 3-3 महीने का, एक क्वार्टर में 3 महीने हैं। तो अभी मिनिस्ट्री ने ये कहा कि एक कंटिन्यूइंग मोमेंटम है भारत के लिए। Q4 में 2024 का ग्रोथ स्पेस, और ये ग्रोथ जो है जीडीपी का जो आंकड़ा है, डेटा है, वो कौन देता है? वो आपका देता है NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। पहले ये ऑर्गेनाइजेशन था विच वर्क्स और कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये इस मंत्रालय के अंदर आता है। ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेता है क्वेश्चन। तो एज पर दिस रिपोर्ट और द डेटा प्रोजेक्टेड बाय NSO कि इंडिया इज़ कंटिन्यूइंग ग्रोइंग इन Q4, कि हमारा जो ग्रोथ है प्रोजेक्शन हुआ है अराउंड 7.8 to 8% फॉर 2024 फ्रॉम सर्टेन एजेंसीज। कई एजेंसीज का मानना है कि भाई हमारा इतना ग्रोथ होने की उम्मीद है। डिस्पाइट रिस्क सच एज हार्डनिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस, ग्लोबल सप्लाई चेन बॉटलनेक्स टू ट्रेड, ये सारे चैलेंजेस हैं, उसके बावजूद हमारी इतनी ग्रोथ का एक प्रोजेक्शन हुआ है। इन्फ्लेशन की बात करें, हेडलाइन, अब आपको पता होना चाहिए ये हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, क्योंकि 2 तरीके की इन्फ्लेशन है, आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है, 3 चीज़ें हैं आपकी, फूड, एनर्जी, आपका फूड हो गया, आपका एनर्जी हो गया।
ठीक है, आपका फ्यूल, ठीक है। तो आपका जो, अगर हम बात करें कोर इन्फ्लेशन की, तो कोर इन्फ्लेशन एक ऐसा चीज़ है कि जहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती है आपके फूड की, इसलिए उसमें फूड नहीं इंक्लूड होता है, ठीक है। लेकिन जो आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, इसके अंदर आपका फूड एनर्जी दोनों ही आता है। कोर इन्फ्लेशन में फूड नहीं होता है, ठीक है, कोर इन्फ्लेशन में आपका फूड नहीं होता है, ये आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन है। तो हमारे भारत में तो फूड की भी समस्या है, सभी को फूड भी नहीं मिलता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट्स वाई वी नीड टू कंसीडर द फूड प्राइसेस ही इतना होता है कि ओवरऑल आपका इन्फ्लेशन ज़्यादा दिखता है मार्केट में। अब आप देखो आम लाइफ में भी हमारा फूड बहुत महंगा होता है ना, हर कोई अवेल नहीं कर सकता इस फूड को। दैट्स वाई वी नीड टू वर्क ऑन द प्राइस ऑफ दिस फूड इन्फ्लेशन। तो ये उम्मीद, ये एक्सपेक्टेशन है, प्रोजेक्शन है कि 6% से नीचे रहेगा थ्रू आउट दिस ईयर, एक्सेप्ट जुलाई एंड अगस्त, क्योंकि वो सीजनल जो है वो रहता है। अच्छा, ये ऐसा रहेगा नहीं, ऐसा रहा है पिछले, अगर हम पूरे साल की बात करें तो जुलाई और अगस्त को छोड़ दें, क्योंकि जुलाई में आपको याद होगा कि टमाटर के प्राइस बहुत आसमान को छू रहे थे, है ना। 40 रुपये का, जो 40 रुपये किलो जो टमाटर था वो 200 रुपये तक का बिका। तो ये आपकी इस पूरे एक उसका साल का एनालिसिस है, Q4, ठीक है। अब आपको क्या क्या करना है, मैं इस आर्टिकल इस तरीके से कंसिडर कर रही हूँ कि जब आप ऐसे पढ़ते हैं, खासकर वो बच्चे जिनको इकोनॉमिक्स में थोड़ी सी दिक्कत है, तो इसमें क्या करना है बच्चों, शॉर्ट चीज़ों में जाओ, कीवर्ड्स पकड़ो, अपने नोट्स बनाओ, एक ही बार की मेहनत होगी। हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, रियल जीडीपी क्या है। जब आप सर्च करोगे ना गूगल पे रियल, जैसे ही वर्ड डालोगे तो नॉमिनल जीडीपी भी आ जाएगा, आपको दिखाई देगा दोनों में क्या डिफरेंस है। एनएसओ को पढ़ लेंगे क्योंकि ये आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो रिपोर्ट है वो भी जारी करता है। इस तरीके से आपको अपना आर्टिकल प्रिपेयर करना है। फिर उसके बाद अंत में आपको पूरे इस आर्टिकल का क्या कहना था उसका आप क्रक्स लिखोगे। अब जैसे यहाँ पे ट्रेड डेफिसिट भी आया है, इसको भी आप देखोगे इसका मीनिंग क्या है। इस तरीके से आपको अपना न्यूज़पेपर रीड करना है। अभी इसरो ने बहुत ही उम्दा एक सक्सेसफुली लैंड किया, कंप्लीटेड द सेकेंड लैंडिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इट्स एम्बिशियस रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV, जिसका नाम रखा पुष्पक। 22 मार्च, आज क्या है, आज आपका है 24 मार्च, 2 दिन पहले आपका ये पुष्पक जो है सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है। ये अचीवमेंट ये दर्शाती है कि इंडिया इज़ कंटिन्यूसली प्रोग्रेस in developing technologies which aimed at making space access more affordable and sustainable. The test conducted at the Aeronautical Test Range in चित्रदुर्ग, कर्नाटका में ये कंडक्ट हुआ। 200 किलोमीटर बेंगलोर से दूर है, ठीक है। पुष्पक RLV अंडर ऑफ नॉमिनल इनिशियल कंडीशंस। मैं आपको बता दूं पिछले साल RLV फर्स्ट हुआ था, ठीक है। RLV LEX-01 मिशन वर यूज्ड इन दिस सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ये यूज़ किया गया है, ठीक है, लेकिन पहला पिछले साल हुआ था। दिस सक्सेस पेव्स द वे फॉर फ्यूचर डेवलपमेंट्स इन रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, जिसे आप दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ रियली अ गुड अचीवमेंट फॉर इंडिया। मोहिनी अट्टम एक डांस का एक डांस फॉर्म है। ये पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट है ये क्वेश्चन यहाँ डांस फॉर्म से पूछना। तो ये इसका एक पोस्चर कह सकते हैं, ठीक है। मोहिनी अट्टम आपका कहाँ का है, ये आपका मलयालम, केरला। ये बेस्ड है नाट्य शास्त्र आयसन स्टाइल। ये डेलिकेट्स है मूवमेंट्स, इसके अंदर बहुत मूवमेंट्स बहुत डेलिकेट्स होते हैं, बहुत फेमिनिज्म फेशियल एक्सप्रेशंस होते हैं। अगर आप देखोगे जो मूवमेंट्स होते हैं वो बहुत जेंटल होते हैं, ग्लाइंट लाइक होते हैं। दे डू नॉट हैव टर्स रिथमिक स्टेप्स, मोर एम्फेसिस ऑन फेशियल एक्सप्रेशंस एंड हैंड गेस्चर्स। अगर आप देखोगे, ये देखिए, है ना, इस तरीके से। देयर आर फीचर्स बोरोड फ्रॉम अदर डांस फॉर्म्स ऑफ केरला लाइक नाग्यार कोथू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थिरुवथिर कल्ली,
ठीक है, जो साउथ इंडियन बच्चे होंगे वो अच्छे से प्रोनाउंस कर पा रहे होंगे। इट इज़ ट्रेडिशनली परफॉर्म्ड ओनली बाय विमेन, सिर्फ विमेन ही करती हैं। ऑन दी अदर हैंड कथकली ऑन अदर हैंड वॉज कन्फाइंड टू मैन, ऑल्दो इन मॉडर्न टाइम्स वुमेन ऑल्सो टेक इट अप। कथकली में सिर्फ आदमी हुआ करते थे, औरतें इसमें होती थी आपकी मोहिनी अट्टम में। मॉडर्न वक्त के साथ विमेन भी आ गई हैं कथकली में। अकॉर्डिंग टू सम एक्सपर्ट्स दिस डांस फॉर्म इज़ 700 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और इसके बारे में बात करें, अगर मोहिनी अट्टम की रेफरेंस लेते हैं तो इट इज़ अवेलेबल इन वह रममाला विच इज़ अ 16th सेंचुरी टेक्स्ट ऑन इंडियन ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑथर्ड बाय माजमंगलम नारायणन नंबमुदिरी, ठीक है। तो दूसरे डांस फॉर्म्स की तरह मोहिनी अट्टम सफर्ड अंडर द कॉलोनियल ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इसको भी बहुत घात क्षति हुई। ट्रेवेंकोर किंग स्वाति थिरुनल contributed immensely to the growth and systematization of this art form. Eminent Malayali poet Valathol Narayan Menon and dancer Kalamandalam Kalayani Amma made tremendous efforts to uplift the dance form. ये आपको फैक्ट इतना नहीं याद रखना है। ये डॉक्टर सुनंदा नायर बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू एक्वायर अ मास्टर्स डिग्री इन मोहिनी अट्टम, ये इम्पॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम में सुनंदा नायर को फर्स्ट डिग्री इन्होंने हासिल की है, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्ट, दीज आर नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये आपका कुछ हद तक आपका इम्पॉर्टेंट है। गुलाल गोटा बहुत सुंदर लग रहा था देख के, ये भी आर्टिकल में था। ये लाख जो है, लाख की चूड़ियाँ राजस्थान में बनती है, उसी तरीके से राजस्थान में खासकर आपका जो जयपुर है वहाँ पे गुलाल गोटा बनता है लाख का। उसको पिघला कर उसको शेप देकर उसमें फिर गुलाल भरा जाता है। पूरे भारत में जगह जगह सप्लाई होता है ये गुलाल गोटा, वृंदावन में भी ये जाता है, ठीक है। यहाँ तक कि यहाँ के जो लोकल आर्टिजन्स हैं उन्होंने जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग की भी डिमांड की है कि इसे मिलना चाहिए। शायद देखो क्या होता है, मिलना ही चाहिए क्योंकि बहुत ही यूनिक आर्ट है, देख के ही लग रहा है, ठीक है। इकॉनमी में भी इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए इसकी इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए आर्टिजन्स का, लोकल लोगों का कहना है कि भाई इसको GI टैग मिलना चाहिए, ठीक है। ओकस, ओकस की फुल फॉर्म क्या है? ऑस्ट्रेलिया, UK, यूनाइटेड किंगडम, USA, ये 3 देशों से मिलकर बना है ओकस। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स ऑस्ट्रेलिया ने $4.6 बिलियन दिए हैं ब्रिटिश इंडस्ट्री को टू सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स। और ये भी इंश्योरिटी दी है, ये चाइना का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है साउथ चाइना सी में एंड साउथ पैसिफिक में, उसको टक्कर देने के लिए ये एक सबमरीन्स का निर्माण हो रहा है। और मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा, इस कंट्रीज़ ने, कि ओकस ने कहा कि भाई ये न्यूक्लियर जो है ये आपका कोई ऐसी एक्टिविटी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है वो सिग्नेटरी है टू द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। सो ये न्यूक्लियर वेपन से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा ओकस के बारे में समझेंगे। ये पिक्चर में आया था 2021 में, जिसमें 3 देशों ने मिलकर पार्टनरशिप की, जिसके पीछे इरादा था डिटरेंस एंड डिफेंस कैपेबिलिटीज़ इन द इंडो पैसिफिक, ठीक है, जब चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो रहा था और आज भी है। विच बिल्ड्स ऑन देयर डिकेड्स लॉन्ग सिक्योरिटी कोऑपरेशन। इसके 2 पिलर्स हैं, पिलर 1 एंड पिलर 2। पिलर 1 का है which revolves around the acquisition, development of conventionally armed nuclear powered submarines for the Royal Australian Navy. Second pillar है collaboration on advanced capabilities that will involve technology and information sharing. So this is all about the AUKUS. क्वाड के बारे में समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बहुत इंपॉर्टेंट है। टिल देन अच्छे से पढ़िए, अच्छे से होली खेलिए। हैप्पी होली। हम परसों मिलेंगे।
Okay, like, share and subscribe my channel. Thank you.